गुड आफ्टरनून दोस्तों, संकल्प ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विसाहिल। आज हम लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो टॉपिक है मैपिंग ऑफ यूनिट्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत का चित्रण। कि ज्ञान जगत का जो चित्रण है वो विभिन्न क्लासिफिकेशन पद्धतियां, जो क्लासिफिकेशन पद्धतियां यूज की गई हैं, उन क्लासिफिकेशन पद्धतियों में ज्ञान का वर्गीकरण ज्ञान का चित्रण या ज्ञान की मैपिंग किस तरह की गई है, इसके बारे में आज हम आप विस्तृत विवेचन करेंगे। सबसे पहले हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि मैपिंग क्या होगी, क्या है, और फिर ज्ञान का मैपिंग क्या है, ज्ञान क्या है, फिर ज्ञान की मैपिंग क्या है, और अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम में जो अलग अलग वर्गीकरण की पद्धतियां हैं लाइब्रेरी साइंस में, लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन साइंस में जो वर्गीकरण की पद्धतियां हैं, उन वर्गीकरण की पद्धतियों में इस ज्ञान जगत का चित्रण किस तरह किया गया है और इसके लिए कौन सी रूपरेखा बनाई गई है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं आज की इस क्लास में। जुड़िएगा क्लास के साथ। पहला है मैपिंग ऑफ यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान जगत का जो चित्रण है, तो ज्ञान जगत का चित्रण या इसका मानचित्रण किस तरह किया जाता है, इस संदर्भ में हम बात करें तो ज्ञान जगत दोस्तों क्या है सबसे पहले, उसके बाद हम इसका मानचित्रीकरण करेंगे कि ज्ञान जगत। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है, ज्ञान जगत से भरा हुआ है। इस ब्रह्मांड में ज्ञान जगत का ये ज्ञान जगत है दोस्तों, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, जिसमें विभिन्न प्रकार के विचार, आइडियाज, इंफॉर्मेशनों से ज्ञान का निर्माण हुआ है। और ये ज्ञान अनंत, अथाह और असीमित है, ये निरंतर है और निरंतर वृद्धिशील होता रहता है। ये है आपका ज्ञान जगत, इसे हम कहते हैं ज्ञान जगत। ये जो ज्ञान जगत है दोस्तों, इस ज्ञान जगत में असंख्य विचार हैं, असंख्य सूचनाएं हैं, और ये ज्ञान जगत वृद्धनशील है। ये ज्ञान जगत क्या है, इसकी निरंतर ग्रोथ होती रहती है। ज्ञान जगत वृद्धनशील है, ये वृद्धिशील है, अर्थात इसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। क्यों होती रहती है? क्योंकि मनुष्य एक चेतनशील प्राणी है, उसकी चेतना जो शक्ति है वह नए नए विचारों को जन्म देती है, और ये विचार इंफॉर्मेशन का रूप धारण करते हैं, और जैसे ही इंफॉर्मेशन व्यवस्थित और संगठित हो जाती है तो ज्ञान का निर्माण हो जाता है। तो चूंकि मनुष्य की क्या है, चेतनशील प्राणी है, मनुष्य की चेतना शक्ति कभी विराम नहीं लेती है, कभी रुकती नहीं है, निरंतर चिंतन करती रहती है, इसलिए ज्ञान जगत में निरंतर वृद्धि होती रहती है। ये ज्ञान जगत परिवर्तनशील है, ज्ञान जगत परिवर्तनशील है, ज्ञान जगत परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। ज्ञान जगत में परिवर्तनशीलता पाई जाती है। इसमें यह नहीं कि ज्ञान एक जगह ठहर जाता है, ज्ञान परिवर्तनशील है। क्यों परिवर्तनशील है? क्योंकि नए नए विचार, नए नए आइडियाज निकलते रहते हैं। वो ज्ञान की श्रृंखला में, यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज में, इस ज्ञान जगत के अंदर जुड़ते रहते हैं। तो जुड़ते रहने से परिवर्तित होता है, ज्ञान बदलता रहता है। तो ज्ञान परिवर्तनशील है, और इसके कारण ज्ञान में नवीनता बनी रहती है। ज्ञान की नवीनता, क्यों होता है ज्ञान नवीन? ज्ञान की नवीनता इसलिए होती है कि उसकी मनुष्य की चेतना शक्ति से नए विचारों का जन्म होता है। नए विचार जब जन्म लेते हैं तो इन विचारों से नए तथ्य उत्पन्न होते हैं, नए आइडियाज बनते हैं,
तो ये क्या है, इसमें नए नए विचार बनते रहते हैं, जिससे नए ज्ञान की उत्पत्ति होती रहती है। नए ज्ञान के का जब हम विभाजन करते हैं अनुशासन के अकॉर्डिंग, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, तो नए सब्जेक्ट का निर्माण होता रहता है। तो ज्ञान में क्या होती है, नवीनशीलता रहती है, नवीनता बनी रहती है। इनके कारण, ज्ञान की इन विशेषताओं के कारण इस इनके कारण ये जो कारण वर्धनशीलता है, उसकी परिवर्तनशीलता है, ज्ञान की नवीनता है, इनके कारण नए विषय बनते रहते हैं। नए विषयों का निर्माण होता रहता है। ज्ञान की वर्धनशीलता के कारण, ज्ञान की परिवर्तनशीलता के कारण, ज्ञान की नवीनता के कारण, ज्ञान भंडार में क्या होता है, जैसे ही हम उसका डिसिप्लिन करते हैं, उसका अनुशासन करते हैं, तो इस अनुशासन से नए विषयों का निर्माण होता रहता है, जिससे ज्ञान की स्थिति व संरचना निरंतर बदलती रहती है। जिससे ज्ञान की स्थिति व संरचना ज्ञान की स्थिति एवं संरचना निरंतर बदलती रहती है। ज्ञान की स्थिति और उसकी जो संरचना है वो निरंतर बदलती रहती है। इसलिए ज्ञान का कोई यूनिवर्सल पैटर्न नहीं होता है, जिसकी सभी चीजें सभी उपभोक्ताओं के लिए एक समान रूप से उपयोगी हो। इस कारण से, इसी वजह से, इसी वजह से ज्ञान का कोई यूनिवर्सल पैटर्न नहीं होता है। यूनिवर्सल पैटर्न नहीं होता है, जिसकी सभी चीजें सभी उपभोक्ताओं के लिए एक समान उपयोगी हो। ज्ञान का कोई सार्वभौमिक पैटर्न नहीं बन पाता है, ज्ञान का कोई यूनिवर्सल पैटर्न का निर्माण नहीं हो पाता है। यूनिवर्सल पैटर्न का मतलब यह है कि जो ज्ञान आपके लिए उपयोगी है वह मेरे लिए भी उपयोगी होना चाहिए। यानी कि ये जो ज्ञान है वो सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ज्ञान का कोई यूनिवर्सल पैटर्न नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि पाठकों की अलग अलग पाठ्य आवश्यकताएं होती है।
अलग अलग पाठकों की अलग अलग पाठ्य आवश्यकताएं होती है। कुछ पाठकों के लिए कुछ पाठकों के लिए कुछ पाठकों के लिए क्या है, ज्ञान जगत के जो अनुशासन है, 3 अनुशासन है के लिए प्राकृतिक विज्ञान, विज्ञानों की सामग्री, कुछ पाठकों के लिए मानविकी और कुछ के लिए सामाजिक विज्ञानों, सोशल साइंसेज, सामाजिक विज्ञान, इनकी जो सामग्री है वो पाठ्य की विषय वस्तु हो सकती है। पाठ्य विषय वस्तु हो सकती है। हो सकती है, इसलिए ज्ञान का यूनिवर्स नहीं बन पाते, यूनिवर्स पैटर्न नहीं बन पाता है। यानी कि जो नॉलेज है उसका कोई यूनिवर्स पैटर्न नहीं बन पाता है। उसका कारण यह है कि ज्ञान की जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु का उपयोग प्रत्येक पाठक के लिए अलग अलग होता है। किसी पाठक के लिए प्राकृतिक विज्ञान उसकी पाठ्य विषय वस्तु हो सकती है, तो किसी पाठक के लिए मानविकी उसकी पाठ्य विषय वस्तु हो सकती है, तो किसी के लिए सोशल साइंस उसकी पाठ्य विषय वस्तु हो सकती है। इसलिए अलग अलग पाठक हैं तो अलग अलग पाठ्य सामग्री है, इसलिए इनकी पाठ्य विषय वस्तु अलग अलग होती है। अलग अलग पाठ्य वस्तु होती है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो मैपिंग है, मैपिंग का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ कि मैपिंग क्या है, मैपिंग किसे कहा जाता है। तो जो मैपिंग है, मानचित्र शब्द की उत्पत्ति भौगोलिक मानचित्र बनाने की प्रक्रिया से हुआ है। जो मानचित्र, ये शब्दावली है जिसको हम कहते हैं मानचित्र, मानचित्र। और ये जो मानचित्र है दोस्तों, इस शब्द की उत्पत्ति भौगोलिक मानचित्र बनाने की प्रक्रिया से हुई है। भौगोलिक मानचित्र बनाने की प्रक्रिया से हुई है। इस शब्द की उत्पत्ति या इसका संबंध, इस शब्द का संबंध शब्द का संबंध भौगोलिक मानचित्र बनाने की प्रक्रिया से है। मैपिंग शब्द का जो संबंध है
वो किससे है दोस्तों? मैपिंग शब्द का जो संबंध है, ये मानचित्र, जिसको हम हिंदी में मानचित्र कहते हैं, शब्द का संबंध भौगोलिक मानचित्र बनाने की प्रक्रिया से है। पृथ्वी की सतह को एक कागज की शीट पर चित्रित करने की प्रक्रिया को मानचित्रण कहा जाता है। पृथ्वी की सतह को कागज पर चित्रित करने की प्रक्रिया को मानचित्र कहा जाता है। मानचित्रण कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी की सतह को जब हम कागज पर चित्रित करते हैं तो उसी को मानचित्रण कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का जो मैप शब्द है, अंग्रेजी भाषा का मैप शब्द लैटिन भाषा के मापा शब्द से बना है। शब्द लैटिन भाषा के मापा शब्द से बना है। इनकी जो आपका, जिसे हम अंग्रेजी में मैप कहते हैं, ये मैप शब्दावली लैटिन भाषा के मापा शब्द से बनी है, या उस मापा, लैटिन भाषा का जो मापा शब्द है उससे मैप की उत्पत्ति हुई है। इस मापा शब्द का अर्थ होता है शब्द का अर्थ मापा शब्द का अर्थ, जो मापा शब्द है लैटिन भाषा का, इसका अर्थ होता है रुमाल, कपड़ा या झंडा। इसका अर्थ होता है रुमाल, कपड़ा या झंडा। ये इस मापा शब्द के अर्थ हैं। हिंदी का जो मानचित्र शब्द है, हिंदी भाषा का मानचित्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। जिस तरह मैप लैटिन भाषा के मापा शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रुमाल, कपड़ा, झंडा, ठीक उसी तरह हिंदी भाषा का जो मानचित्र शब्द है,
ये मानचित्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है और वो दो शब्द हैं, पहला शब्द है मान प्लस दूसरा शब्द है चित्र, मानचित्र। मान और चित्र जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी माप या मूल्य को चित्र पर प्रदर्शित करना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी माप या मूल्य को शाब्दिक अर्थ किसी माप या मूल्य को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना, चित्र द्वारा प्रदर्शित करना। ये आपका मानचित्र का शाब्दिक अर्थ हुआ, जिसमें हमने कहा कि मप्पा शब्द का अर्थ तो क्या हो गया, रूमाल, कपड़ा या झंडा हो गया। ठीक उसी प्रकार हिंदी का जो मानचित्र शब्द है, ये मानचित्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला शब्द है मान और दूसरा शब्द है चित्र, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों किसी भी माप या मूल्य को चित्र द्वारा जब हम प्रदर्शित करते हैं तो वो कहलाता है मानचित्रण, या उसको हम कहते हैं मैपिंग। अब यहां हम आते हैं ज्ञान जगत का चित्रण। ये तो हमने शब्द उत्पत्ति के आधार पर मानचित्र का अर्थ समझा है या अर्थ के बारे में विश्लेषण किया है। अब जो हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में मैपिंग ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की ज्ञान जगत का चित्रण, तो ज्ञान जगत के चित्रण से क्या तात्पर्य है। पुस्तकालय विज्ञान में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में सूचना विज्ञान में ज्ञान जगत के चित्रण या रेखांकन, चित्रण या रेखांकन से तात्पर्य कि जो पुस्तकालय विज्ञान है, पुस्तकालय में सूचना विज्ञान है, इसमें ज्ञान जगत से क्या ताके चित्रण से क्या तो तात्पर्य है, या क्या उसके रेखांकन क्या कहा जाएगा। इसका तात्पर्य यहां यह है कि वर्गीकरण पद्धति में पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति में पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति में और पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति कौन कौन सी है दोस्तों, जैसे पुस्तकालय वर्गीकरण में हमारे पास डीडीसी है, सीसी है, यूडीसी है, ठीक है, बहुत सी ये पद्धतियां हैं। तो पुस्तकालय विज्ञान की इन पद्धतियों में ज्ञान जगत के मुख्य वर्गों में ज्ञान जगत के मुख्य वर्गों
और उसके अधीनस्थ वर्गों उसके अधीनस्थ वर्गों की सापेक्ष स्थिति में स्थान देने से है। वर्गों को सापेक्षिक स्थिति में स्थान प्रदान करना। पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति में जो ज्ञान जगत है, जो ये ज्ञान जगत है दोस्तों, इस ज्ञान जगत में जो मुख्य वर्ग है, बेसिक क्लास है, जो इसमें मुख्य वर्गों और उनके जो अधीनस्थ, उनकी जो अधीनस्थ वर्ग हैं, उनको सापेक्ष स्थिति में स्थान प्रदान करना। उनको अपनी सापेक्षिक स्थिति में जब स्थान प्रदान करते हैं तो ये इससे ज्ञान जगत का चित्रण या रेखांकन कहा जाता है। सीधा स्पष्ट अर्थ है कि पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति में ज्ञान जगत के मुख्य वर्गों और उनके अधीनस्थ वर्गों को सापेक्ष स्थिति में स्थान प्रदान करना ही ज्ञान जगत का चित्रण या रेखांकन कहलाता है। मैपिंग ऑफ नॉलेज कहलाता है। यह इसका शाब्दिक और पूरा स्पष्ट रूप से अर्थ है। इसके लिए, इस चित्रण के लिए मीन किसके? ज्ञान जगत के चित्रण के लिए ज्ञान जगत के चित्रण के लिए पुस्तकालय वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियों में पुस्तकालय वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियों में विभिन्न पद्धतियों में ज्ञान जगत के विषयों को जगत के ज्ञान जगत के विषयों को किसी खास क्रम में स्थान प्रदान किया जाता है। और इस स्थान प्रदान करने की इस प्रक्रिया में स्थान प्रदान करने की इस प्रक्रिया में
विभाजन, 10 विभाजन और बहुविभाजन में से किसी एक पद्धति का उपयोग किया जाता है। प्रक्रिया में द्विविभाजन, दस विभाजन और बहुविभाजन इन पद्धतियों में से किसी एक पद्धति का उपयोग किया जाता है। ये जो हमारा ज्ञान जगत है, इस ज्ञान जगत को जब हम क्या करते हैं, इसका मैपिंग करते हैं, इसका मानचित्रण करते हैं, तो इस मानचित्रण करने के लिए या ज्ञान जगत के विषयों को किसी खास क्रम में स्थान प्रदान करने के लिए या तो द्विविभाजन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, या 10 विभाजन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, या बहुविभाजन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे द्विविभाजन जो पद्धति होगी, द्विविभाजन वर्गीकरण पद्धति, और ये वर्गीकरण पद्धति किसके उसमें थी? प्रयुक्त में ली गई यूनानी दार्शनिक विचारक अरस्तु। इसने क्या किया? ज्ञान के क्लासिफिकेशन के लिए, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज क्लासिफिकेशन के लिए द्विविभाजन को अपनाया, जिसमें जो ज्ञान जगत था, ज्ञान जगत है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। ज्ञान जगत का जो विभाजन है, 2 भागों में किया गया। फिर इसका 2 भागों में, फिर इसका 2 भागों में, इसका 2 भागों में, इसका 2 भागों में, इसका 2 भागों में, यानी कि ज्ञान जगत का इन्होंने 2 भागों में विभाजन किया। और ये विभाजन आगे बढ़ता जाता है। ज्ञान जगत का जो 10 विभाजन है, ज्ञान जगत का 10 विभाजन मेलविल डेई ने ज्ञान जगत का 10 भागों में विभाजन किया। इसमें जो आपका ज्ञान जगत है, ये ज्ञान जगत जो है आपका
इस ज्ञान जगत को 10 भागों में बांट दिया गया। इसके 10 भाग कर दिए गए। पहला जो भाग रखा गया इसमें, पहला भाग इसमें जनरल रखा, पहला सामान्य रखा, जनरल भाग रखा। पहले भाग को जर्नेलिया की संज्ञा दी कि इसमें ज्ञान जगत क्या है, 10 भागों में बटा है। तो 10 भागों में बांटते समय उन्होंने इसके 10 भागों में किया और संपूर्ण जगत को, ज्ञान जगत को 10 भागों में बांटते हुए इसमें अपने क्लासिफिकेशन को, इसमें अपने वर्गीकरण पद्धति को आगे बढ़ाया। दस भागों में, फिर इनको पुनः 10-10 भागों में बांट दिया, पुनः 10 विभाजन, पुनः 10 विभाजन, पुनः 10 विभाजन, 10 विभाजन, फिर 10 भागों में, फिर इनका 10-10 भागों में विभाजन। तो ज्ञान जगत का जो ये विभाजन है, इस विभाजन प्रक्रिया में, ज्ञान जगत के इस विभाजन में, ज्ञान जगत की विभाजन में जहां इन विषय जगत को किस क्रम में, किस स्थिति में इसको व्यवस्थित किया गया है, यही आपका मैपिंग ऑफ यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज है कि ज्ञान जगत का मानचित्रण करण, कि जो भी वर्गीकरण की पद्धतियां हैं, उन वर्गीकरण की पद्धतियों में ज्ञान जगत को किस तरह व्यवस्थित किया गया है, उसको किस क्रम में सजाया गया है, क्या अनुक्रम रखा गया है उसका, यही ज्ञान जगत का मानचित्रण है दोस्तों। यही ज्ञान जगत का रेखांकन है। ज्ञान जगत के चित्रण के सिद्धांत, ज्ञान जगत के चित्रण के सिद्धांत, कि ज्ञान जगत के चित्रण में कौन कौन से सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल फॉर मैपिंग द यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज। ज्ञान जगत की मैपिंग के लिए कौन कौन से सिद्धांत हैं, और इस सिद्धांतों के लिए डी लैंग्रीज ने, जो अंग्रेज ब्रिटेन के एक पुस्तकालय अध्यक्ष थे, उन्होंने ज्ञान जगत के चित्रण के 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया या पहचान की। D.W. लैंग्रीज ने, ब्रिटिश या अंग्रेजी पुस्तकालय अध्यक्ष, अंग्रेजी पुस्तकालय अध्यक्ष
DW लैंग्वेज लैंग्वेज ने ज्ञान जगत के चित्रण के चार सिद्धांतों की पहचान की। जो अंग्रेजी पुस्तकालय अध्यक्ष है DW लैंग्वेज, और लैंग्वेज ने ज्ञान जगत के चित्रण के लिए दोस्तों चार सिद्धांतों की पहचान की है कि ज्ञान जगत का जो मैपिंग करते हैं, ज्ञान जगत की जो मैपिंग होती है वो मैपिंग चार सिद्धांतों के आधार पर होती है, या इन चार सिद्धांतों में किसी एक सिद्धांत को आधार बनाकर ज्ञान जगत की मैपिंग की जाती है, ज्ञान जगत का मानचित्रण किया जाता है। और इसमें पहला जो सिद्धांत है वह है वैचारिक सिद्धांत। पहला सिद्धांत है वैचारिक सिद्धांत। आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल वैचारिक सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है वह है सामाजिक प्रयोजन का सिद्धांत। सामाजिक प्रयोजन का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सोशल पर्पज। दूसरा सिद्धांत है सोशल प्रिंसिपल ऑफ सोशल पर्पज। तीसरा सिद्धांत है वैज्ञानिक अनुक्रम का सिद्धांत। वैज्ञानिक अनुक्रम का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है दोस्तों वैज्ञानिक अनुक्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक ऑर्डर तीसरा सिद्धांत है। और चौथा सिद्धांत जो इनका है वो है अनुशासन क्रम का सिद्धांत। अनुशासन क्रम का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ अरेंजमेंट बाय डिसिप्लिन। ये चार सिद्धांत दिए हैं DW लैंग्वेज ने। तो पुस्तकालय विज्ञान में, पुस्तकालय में सूचना विज्ञान में ज्ञान जगत के चित्रण के सिद्धांत के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो अंग्रेजी लाइब्रेरियन DW लैंग्वेज ने ज्ञान जगत के चित्रण के चार सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है दोस्तों। पहला सिद्धांत है वैचारिक सिद्धांत, आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल। दूसरा सिद्धांत है सामाजिक प्रयोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल पर्पज।
तीसरा है वैज्ञानिक अनुक्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक ऑर्डर, और चौथा है अनुशासन क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अरेंजमेंट डिसिप्लिन्स, यानी कि अनुशासन क्रम का सिद्धांत। ये चार सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। यहां आपसे पूछा जा सकता है कि D.W. लैंग्रेज ने ज्ञान जगत के चित्रण में कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया या कितने सिद्धांतों की पहचान की, तो उन्होंने चार सिद्धांतों की पहचान की। या पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत है या नहीं है जिसका प्रतिपादन लैंग्रेज ने किया। तो यहां जो पहला सिद्धांत है वैचारिक सिद्धांत, ज्ञान जगत के चित्रण का पहला सिद्धांत है वैचारिक सिद्धांत। वैचारिक सिद्धांत आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल, वैचारिक सिद्धांत। देखिएगा, जैसे कि ये नाम से ही विदित हो रहा है, नाम से ही इसका हमें बोध हो रहा है कि यह किसी भी विचार पर आधारित है, किसी आइडियोलॉजी पर आधारित है। जब कोई भी सिद्धांत किसी विचार या आइडियोलॉजी का प्रतिनिधित्व करता हो या उस पर बेस्ड हो, तो वह वैचारिक सिद्धांतों की श्रेणी में आता है। उनको वैचारिक सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें कोई एक विशेष विचारधारा होती है और फिर चिंतन का केंद्र बिंदु उस विचारधारा को मानकर ही उन सभी चीजों का मानचित्रण किया जाता है या उनकी व्याख्या की जाती है। यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत किसी विचारधारा किसी आइडियोलॉजी, विचारधारा या विशिष्ट चिंतन चिंतन पर आधारित होता है। किसी विचारधारा या विशिष्ट चिंतन पर आधारित होता है। उदाहरण ले सकते हैं तो मध्य युग की जो ईसाई पद्धतियां थी, उदाहरण इसके लिए उदाहरण ले सकते हैं हम। पहला, मध्य युग की ईसाई पद्धतियां, युग की जो पद्धतियां थी ये आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल पर आधारित थी। मध्य युग के अंदर जो पुस्तकालय क्लासिफिकेशन था यूरोप में, तो वहां उसका जो नॉलेज, मैपिंग ऑफ नॉलेज जब किया गया तो वो ईसाई धर्म की मान्यताओं पर आधारित थी। अर्थात इसमें बाइबल को क्या किया गया, बाइबल को केंद्र बिंदु माना गया और बाइबल को केंद्र बिंदु मानते हुए ज्ञान का उस नॉलेज की मैपिंग की। इसी का उदाहरण है कि नेशनल लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो रूसी वर्गीकरण पद्धति है,
रूस की नेशनल लाइब्रेरी रूस की लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन ये जो क्लासिफिकेशन है रशिया की नेशनल लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन ने मार्क्सवाद और लेनिनवाद को मार्क्सवाद और लेनिनवाद को ज्ञान जगत का केंद्र बिंदु माना। ज्ञान जगत का केंद्र बनाया कि जो यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज है उसका सेंट्रल जो पॉइंट है वो क्या है, वो मार्क्स की थ्योरी है। मार्क्स और लेनिन की जो थ्योरी है वो ज्ञान जगत के का सेंट्रल बिंदु वो है, पॉइंट है। उसी के आधार पर इन्होंने ज्ञान जगत का तात्कालिक समय में इस पद्धति में ज्ञान जगत का चित्रण किया है। ये ज्ञान जगत का जो चित्रण है दोस्तों, ये ज्ञान जगत का चित्रण कुछ सीमा तक किसी न किसी विचारधारा पर आधारित होता है। ज्ञान जगत के चित्रण की कोई भी पद्धति हो, ज्ञान जगत की प्रत्येक पद्धति ज्ञान जगत के चित्रण की प्रत्येक पद्धति कुछ सीमा तक कुछ सीमा तक किसी न किसी विचारधारा पर आधारित होती है। कुछ सीमा तक किसी न किसी विचारधारा पर चाहे वह बीडीसी हो, यूडीसी हो या सीसी हो, तो किसी न कुछ सीमा तक उसमें कहीं ना कहीं उस पर किसी ना किसी आइडियोलॉजी का इफेक्ट देखने को मिलता है। क्यों कोई भी वर्गीकरण पद्धति कोई भी वर्गीकरण पद्धति अपनी उत्पत्ति जिस समय उसकी उत्पत्ति हुई है तथा जो संस्कृति है उस देश काल की जो संस्कृति है उससे स्वतंत्र या मूल निरपेक्ष नहीं रह सकती। कोई भी वर्गीकरण पद्धति अपनी उत्पत्ति काल
काल व संस्कृति से स्वतंत्र व मूल निरपेक्ष नहीं रह सकती। चाहे कोई भी वो क्लासिफिकेशन पद्धति हो, कोई भी वर्गीकरण पद्धति हो, जिस देश काल में उसका जन्म हुआ है, जो उस देश की कल्चर है, वहां की जो संस्कृति है, तो उस देश काल की परिस्थितियों और उसकी संस्कृति का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, उस पर उसका प्रभाव दिखाई देगा। और उस देश काल की जो संस्कृति होगी, जो विचारधारा होगी, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं उस पर जरूर पड़ेगा। प्रत्येक वर्गीकरण पद्धति में अपने देश की संस्कृति, उस देश की जो संस्कृति है, उस देश के जो मूल्य है, उस देश के जो मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनकी ओर झुकाव रखती है, की ओर बायस होती है, झुकी रहती है। व्यक्ति ये कैसे, उदाहरण लीजिएगा, फिर हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए जो हमारा एग्जाम्पल है, अब देखते हैं, जो डीडीसी है, डीडीसी पद्धति को अफ्रीका और एशियाई एशियाई देशों के विषयों के वर्गीकरण के लिए परिवर्तित और अनुकूलित किया गया। एशियाई के विषयों के लिए परिवर्तित और अनुकूलित किया गया। क्योंकि डीडीसी का जो झुकाव था, डीडीसी का जो झुकाव है, झुकाव जो था, वो अमेरिकन विश्वविद्यालयों में तात्कालिक समय में जो अमेरिकन विश्वविद्यालय थे, अमेरिकन विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे अनुशासनों की ओर था।
यानी कि तात्कालिक समय में अमेरिका में जो अनुशासन पढ़ाए जा रहे थे, अमेरिकन विश्वविद्यालयों में जो ज्ञान जगत का अनुशासन था, डिसिप्लिन था, इनके तरफ ही क्या था, डीडीसी का झुकाव था। डीडीसी प्रभावित थी इन विषयों से। अमेरिका विश्वविद्यालयों में जो अनुशासन थे, उन अनुशासन के आधार पर जो विषय थे उन अनुशासनों के, उनके तरफ इसका झुकाव था। इसलिए जब डीडीसी का प्रयोग अफ्रीका और एशिया के देशों में किया गया तो ये उसके लिए इसमें काफी कुछ फेरबदल किया गया। इसके लिए इसमें इन देशों के विषयों के लिए इसमें कुछ परिवर्तन किए गए और उनके अनुकूल बनाया गया। इन देशों के पास जो यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज था, जो इन जिस देशों को ज्ञान जगत था, और उन ज्ञान जगत के जो विषय थे, उन विषयों के मानचित्रण के लिए डीडीसी में परिवर्तन किए गए और उनके अनुकूल बनाए गए। इसलिए ऐसी कोई भी वर्गीकरण पद्धति नहीं है जो अपने देश काल और उस देश के संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति लगाव नहीं रखती हो। थोड़ी कम या ज्यादा मात्रा में प्रत्येक वर्गीकरण पद्धति अपने देश की तात्कालिक समय की जो परिस्थितियां हैं, तात्कालिक समय में जो देश की सांस्कृतिक मूल्य हैं, उन मूल्यों के प्रति कहीं ना कहीं उसमें लगाव या झुकाव देखने को मिलता है। तो ये था हमारा पहला सिद्धांत, और पहला सिद्धांत हमारा था कि वैचारिक सिद्धांत, आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल, जिसमें कोई किसी विचारधारा के इर्द गिर्द ज्ञान जगत का मानचित्रण किया जाता है, ज्ञान जगत का रेखांकन किया जाता है। उदाहरण लिया मध्य युग की ईसाई पद्धतियों को, रूस की नेशनल लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन को, जिसमें मार्क्सवाद और लेनिनवाद को ज्ञान जगत का केंद्र बनाते हुए किया गया। ज्ञान जगत के चित्रण में प्रत्येक पद्धति कुछ सीमा तक किसी न किसी विचारधारा पर बेस्ड होती है, किसी न किसी विचारधारा पर आधारित होती है। कोई भी वर्गीकरण पद्धति अपने उत्पत्ति काल, उसके सांस्कृतिक मूल्यों से स्वतंत्र और निरपेक्ष नहीं रह सकती। प्रत्येक वर्गीकरण पद्धति अपने देश के सांस्कृतिक मूल्यों की ओर झुकाव रखती है। और इसका उदाहरण जब हम लेते हैं डीडीसी में, तो डीडीसी जो पद्धति है वह अफ्रीकन और एशियाई देशों के लिए जब उसका प्रयोग किया गया तो उसमें परिवर्तन किए गए, उन देशों के लिए उसे अनुकूलित किया गया, क्योंकि डीडीसी का झुकाव अमेरिकन विश्वविद्यालयों में जो उस समय अनुशासन पढ़ाए जा रहे थे उनकी तरफ था दोस्तों। दूसरा है सामाजिक प्रयोजन का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है सामाजिक प्रयोजन का सिद्धांत। सामाजिक प्रयोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल पर्पज। प्रिंसिपल ऑफ सोशल पर्पज, सामाजिक प्रयोजन का सिद्धांत। ये जो सामाजिक प्रयोजन का सिद्धांत है दोस्तों, सामाजिक प्रयोजन का सिद्धांत कहता है कि जो ज्ञान जगत के का जो वर्गीकरण है उसकी एक मोटी रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें ज्ञान जगत को उसकी घटती हुई सामाजिक उपयोगिता के तथा भविष्य में उसकी बढ़ती हुई उपभोग की संभावना के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। यह वर्गीकरण पद्धति एक मोटी मोटी रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह वर्गीकरण पद्धति
जो ये वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो पद्धति है, ये वर्गीकरण पद्धति है, यह एक मोटी रूपरेखा प्रस्तुत करती है जिसमें ज्ञान जगत के चित्रण की एक मोटी रूपरेखा प्रस्तुत करती है। जिसमें जिसमें क्या होता है दोस्तों, ज्ञान की को उसकी घटती सामाजिक उपयोगिता, जिसमें ज्ञान को उसकी घटती सामाजिक उपयोगिता उपयोगिता तथा भविष्य में बढ़ते उपभोग की संभावना के आधार पर तथा भविष्य में उसके बढ़ते उपभोग की संभावना के आधार पर संभावना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है या वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण किया जाता है। ज्ञान जगत का जो सोशल प्रिंसिपल ऑफ सोशल पर्पज है, इसमें दोस्तों ज्ञान जगत का जो वर्गीकरण है वो क्या किया जाता है, ज्ञान को उसकी घटती हुई उपयोगिता, घटती हुई सामाजिक उपयोगिता तथा भविष्य में उसके उपभोग की संभावनाएं, कि भविष्य में उसके उपभोग की जो संभावनाएं रहेंगी, उस संभावनाओं के आधार पर ज्ञान जगत का वर्गीकरण किया जाता है। इसका उदाहरण लेते हैं, और इसका उदाहरण है कि वैदिक जो भारत की वैदिक वर्गीकरण पद्धति है, उदाहरण लेते हैं भारत की वैदिक पद्धति, वैदिक पद्धति, भारत की जो वैदिक पद्धति है दोस्तों, इसमें ज्ञान को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। इस पद्धति में इस पद्धति में सामाजिक प्रयोजन के आधार पर प्रयोजन के आधार पर ज्ञान जगत का चार भागों में
विभाजन किया गया है। सोशल पर्पज के आधार पर वैदिक पद्धति में सोशल प्रयोजन के आधार पर ज्ञान जगत का 4 श्रेणियों में या 4 भागों में विभाजन किया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 जो श्रेणियां बनाई गई है, 4 श्रेणी, धर्म, अर्थ दूसरा, तीसरा काम, और चौथी जो श्रेणी है वो है मोक्ष। ये 4 श्रेणियां बनाई गई और इन 4 श्रेणियों के सोशल पर्पज के आधार पर धर्म, ये नियामक सिद्धांत, धर्म जो पहला विभाजन है ये नियामक सिद्धांत है। अर्थ को सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा गया। सामाजिक विज्ञान, काम को सैद्धांतिक विज्ञान, प्योर साइंस, और जो चौथा है मोक्ष, इसे आध्यात्मिक ज्ञान की श्रेणी में रखा गया। ये वैदिक पद्धति में इसका उदाहरण है कि सामाजिक प्रयोजन के आधार पर वैदिक के जो काल था, वैदिक युग है, जो वैदिक सभ्यता है भारत की, उसमें सामाजिक प्रयोजन सोशल पर्पज को ध्यान में रखते हुए या सोशल पर्पज के आधार पर ज्ञान जगत का 4 श्रेणियों में विभाजन किया गया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन यह वर्गीकरण किसी भी वर्गीकरण पद्धति का आधार नहीं बना। नहीं बना। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन पंचभूत की संकल्पना से प्रभावित जरूर थे, लेकिन उन्होंने कोलन क्लासिफिकेशन में वैदिक वर्गीकरण पद्धति को
पद्धति को अपने वर्गीकरण का आधार नहीं बनाया। का आधार नहीं बना। पंचभूत की जो संकल्पना थी उससे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन प्रभावित जरूर थे, लेकिन उन्होंने द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में, सीसी में, कोलन क्लासिफिकेशन में उन्होंने वैदिक वर्गीकरण पद्धति को नहीं अपनाया, उन्हें आधार नहीं बनाया। तीसरा जो हमारा सिद्धांत है, तीसरा जो सिद्धांत है वह है वैज्ञानिक। तीसरा सिद्धांत वैज्ञानिक अनुक्रम का सिद्धांत। वैज्ञानिक अनुक्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक ऑर्डर, ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक ऑर्डर, वैज्ञानिक अनुक्रम का सिद्धांत। और वैज्ञानिक अनुक्रम का जो सिद्धांत है दोस्तों, यह सिद्धांत विषयों के प्राकृतिक और तर्क संगत क्रम पर आधारित है। यह सिद्धांत विषयों के प्राकृतिक और तर्क संगत क्रम पर आधारित है। इस सिद्धांत के मूल तत्वों का प्रतिपादन सर्वप्रथम सिद्धांत के मूल तत्वों का प्रतिपादन सर्वप्रथम ईसी रिचर्डसन ने अपनी पुस्तक थी क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। क्लासिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल। इस पुस्तक में इसने इसके मूल सिद्धांतों का
प्रतिपादन किया है। तो वैज्ञानिक अनुक्रम का सिद्धांत है वो प्राकृतिक और तर्कसंगत क्रम पर बल देता है। प्राकृतिक और जो तर्कसंगत क्रम है उस पर बल देता है या उस पर आधारित है। इस सिद्धांत के मूल तत्वों का प्रतिपादन एशले रिचर्डसन ने अपनी पुस्तक क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल में इसका प्रतिपादन किया है। और सीए कार्टर ने, इसी चरण में आगे बढ़ते हैं, सीए कार्टर ने मुख्य वर्गों के विकास क्रम को मुख्य वर्गों के विकास क्रम को अपने एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, अपने एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन प्रयुक्त किया कि विश्वों के विकास क्रम को, मुख्य वर्गों का विश्व जो विकास क्रम है उस क्रम के आधार पर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में उनको प्रयुक्त किया। कर्टर ये मानता था, कर्टर का जो वर्गीकरण इस मान्यता पर आधारित है, कर्टर का वर्गीकरण इस मान्यता पर आधारित है कि प्रकृति में, जो प्रकृति है उसमें चीजों का अपना क्रम होता है, कि प्रकृति में चीजों का वह चीजों का अपना क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, कि प्रकृति जो है उसमें प्रत्येक चीज का अपना एक सीक्वेंस होता है, अपना एक क्रम होता है। और यही क्रम ज्ञान के व्यवस्थापन में, जो हम ज्ञान को व्यवस्थित करते हैं तो उसमें भी दिखाई देना चाहिए। और यही क्रम, यही जो सीक्वेंस है, यही जो क्रम है, यही क्रम ज्ञान के व्यवस्थापन में भी परिलक्षित होना चाहिए। सीए कार्टर की ये मान्यता थी, या सीए कार्टर के सिद्धांत यह इस मान्यता पर आधारित है इस मान्यता पर आधारित है, किस मान्यता पर आधारित है कि भाई जो प्रकृति है, नेचर जो है, प्रकृति में चीजों का अपना एक क्रम होता है, चीजों का अपना एक सीक्वेंस होता है। और यही सीक्वेंस
यही सीक्वेंस ज्ञान के व्यवस्थापन में भी दिखाई देना चाहिए। तो इसमें इसलिए इन्होंने जो ज्ञान जगत की मैपिंग की है, यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज की जो मैपिंग की है, तो उस मैपिंग में इन्होंने इस बात को आधार बनाया, वैज्ञानिक अनुक्रम को आधार बनाया कि जब प्रकृति में ही चीजों का अपना एक क्रम है, तो उसी तरह जब हम ज्ञान जगत का चित्रण करते हैं, उसका रेखांकन करते हैं, ज्ञान जगत की मैपिंग करते हैं, तो ज्ञान जगत की मैपिंग करते समय, ज्ञान जगत का व्यवस्थापन करते समय हमें वहां भी क्रम दिखाई का ध्यान में रखना चाहिए। कार्टर की जो ये मान्यता थी, सीए कार्टर की यह मान्यता सीए कार्टर की मान्यता का यह विचार चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पेस, सीए कार्टर की मान्यता चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ऑफ स्पेसीज, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पेसीज से प्रभावित थी। जिसमें यह बताया गया कि प्रकृति में तत्व, जिसमें यह बताया गया कि प्रकृति में तत्व परमाणविक रूप में, फिर आणविक रूप में, और फिर संपूर्ण पदार्थ के रूप में विकसित हुए हैं। पदार्थ के रूप में विकसित हुए। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहां जो बताया गया है कि क्रम है, सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान का चित्रण करना चाहिए। इस सिद्धांत का प्रयोग सिद्धांत का उपयोग जेडी ब्राउन ने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में किया। ब्राउन ने अपने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में किया।
और एच ई ब्लिश ने बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन, ये 1906 का है दोस्तों। एच ई ब्लिश ने एच ई ब्लिश ने जो बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन है, बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में वर्ग विन्यास इसी पर आधारित है। इस वैज्ञानिक अनुक्रम सिद्धांत पर ही आधारित है। सीए कार्टर का जो वर्ग क्लासिफिकेशन है, जो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है, वो भी वर्ग अनुक्रम सिद्धांत पर आधारित है। कार्टर इन्फ्लुएंस हुए किससे? चार्ल्स डार्विन से। और इसके बाद कार्टर की इन पद्धतियों से प्रभावित होकर जब जेडी ब्राउन अपना सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें भी वर्ग वैज्ञानिक अनुक्रम सिद्धांत का उपयोग करते हैं। ईएच ब्लिश भी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन में इसका प्रयोग करते हैं, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में भी इसी सिद्धांत का उपयोग किया गया है। चौथा है अनुशासन क्रम का सिद्धांत। अनुशासन अनुक्रम का सिद्धांत, जो चौथा सिद्धांत है चित्रण का, वो है अनुशासन अनुक्रम का सिद्धांत। डिसिप्लिन ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ अरेंजमेंट बाय डिसिप्लिन। सबसे पहले तो अनुशासन किसे कहा जाता है? आप अनुशासन से समझते क्या है? अनुशासन किसे कहा जाता है, या अनुशासन क्या होता है? पहले तो हमें डिसिप्लिन का पता होना चाहिए कि अनुशासन कहा किसे जाता है, डिसिप्लिन होता क्या है। अध्ययन के समान उद्देश्य वाली या एक ही विधि से, अध्ययन के समान उद्देश्य वाले या एक ही विधि से निर्मित विषयों के ज्ञान के विधि से निर्मित
निर्मित विषयों के ज्ञान के जो वृद्ध या बड़ा वृद्ध संबंध खंड को अनुशासन कहा जाता है। ज्ञान के वृद्ध वृद्ध एवं संबद्ध खंड को संबद्ध 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 खंड को अनुशासन डिसिप्लिन कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ अरेंजमेंट बाय ऑर्डर, यानी कि अनुशासन अनुक्रम का जो सिद्धांत है, तो इसमें अनुशासन क्या है? अध्ययन के समान जो उद्देश्य हैं, अध्ययन के समान उद्देश्य वाले या एक ही विधि से निर्मित सब्जेक्ट के का जो बड़ा और आपस में रिलेटेड जो संबद्ध नॉलेज है, उसे अनुशासन कहा जाता है। और ज्ञान जगत में जब ज्ञान जगत का क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो ज्ञान जगत के 3 अनुशासन हैं। ज्ञान जगत के 3 अनुशासन है, या ज्ञान जगत के अनुशासन, ज्ञान जगत के अनुशासन, तो ज्ञान जगत को 3 अनुशासनों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक विज्ञान, पहला अनुशासन है ज्ञान जगत का प्राकृतिक विज्ञान। दूसरा अनुशासन है मानविकी, और तीसरा अनुशासन है सामाजिक विज्ञान। ये ज्ञान जगत के 3 अनुशासन है दोस्तों। ज्ञान जगत के 3 अनुशासन है। पहला अनुशासन है प्राकृतिक विज्ञान का, दूसरा है ह्यूमैनिटीज मानविकी का, और तीसरा है सोशल साइंस समाज विज्ञानों का। इस सिद्धांत की का प्रतिपादन या इस सिद्धांत की व्याख्या, जो हमारा अनुशासन अनुक्रम का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत की व्याख्या सिद्धांत की जो व्याख्या है वो अंग्रेज दार्शनिक बेकन ने अंग्रेज दार्शनिक विचारक दार्शनिक फ्रांसीसी बेकन ने अपनी पुस्तक एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, बेकन ने अपनी पुस्तक एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग
फ्रांसिस बेकन की जो पुस्तक है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, इस पुस्तक में इसकी व्याख्या की और उन्होंने ज्ञान की तात्कालिक स्थिति तथा विकास के साधनों का गहन अध्ययन किया। बेकन ने यह सुझाव दिया कि जिस तरह बुद्धि के 3 स्तर होते हैं, बेकन ने बुद्धि के 3 स्तर बताए या बुद्धि की 3 क्षमताओं का वर्णन किया या बताया। उन्होंने कहा कि बुद्धि के जो माइंड है इसके 3 स्तर हैं। माइंड के 3 स्तर बताए। पहला बताया विवेक, दूसरा कल्पना और तीसरा स्मृति। ये बुद्धि की 3 क्षमताएं या बुद्धि के 3 स्तर बताए और उनके आधार पर ज्ञान के 3 डिसिप्लिन बनाए, ज्ञान के 3 अनुशासन बनाए। बुद्धि के स्तरों के आधार पर के 3 स्तरों के आधार पर बेकन ने ज्ञान जगत के 3 अनुशासन बनाए। कि ज्ञान जगत के क्या है, 3 अनुशासन है, इतिहास, कला और विज्ञान। 3 अनुशासन बनाए इन्होंने। पहला अनुशासन बनाया इतिहास, दूसरा कला और तीसरा विज्ञान। ये 3 अनुशासन बनाए। पुस्तकालय विज्ञान में इस सिद्धांत का व्यवस्थित प्रयोग, पुस्तकालय वर्गीकरण में अनुशासन क्रम के सिद्धांत का अनुशासन क्रम सिद्धांत का व्यवस्थित प्रयोग मेलविल डेवी ने अपनी वर्गीकरण पद्धति DDC में किया। यानी कि अनुशासन अनुक्रम का जो सिद्धांत है
इसलिए लेनिन डेवी ने इस पद्धति को अपनाया और उन्होंने ज्ञान जगत का प्रथम विभाजन अनुशासन के आधार पर किया। जो ज्ञान जगत का पहला विभाजन किया वो अनुशासन के आधार पर किया और उसके बाद उन्होंने तार्किक रूप से अलग अलग मुख्य वर्गों की संरचना की। तो ज्ञान जगत का पहला विभाजन हुआ, तो पहला विभाजन किया, तो यहां उन्होंने उसके बाद उसका विभाजन करते हुए वो 10 विभाजन से शुरू हुए। तो इस प्रकार ये आज जो टॉपिक था, ये 4 सिद्धांत हैं जो ज्ञान जगत के मानचित्रण के सिद्धांत हैं। हमारी क्लास से जुड़े रहिएगा। इसके लिए संकल्प ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करें और संकल्प ऐप पर अपनी क्लासे बुक करें, अपनी क्लास बुक करें दोस्तों। आज का हमारा ये टॉपिक यही पूरा होता है। जय हिंद, थैंक यू।